हाय फ्रेंड्स, आपका ठीक है चैनल में एक बार फिर से खैर मकदम। मुझे मालूम है आप सब सीटेट एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा दिए होंगे। बेशक रिजल्ट सबका बेहतर होगा। दुआ है आप सब सीटेट में इस बार सफल हों। आपकी मेहनत एवं लगन को देख किसी शायर की एक शेर याद आ गई। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर मेहनत जी तोड़ मेहनत की जाए तो हर मंजिलें आपके सामने घुटना टेकेगी ही। उसको घुटना टेकना है, बस मेहनत जी तोड़ मेहनत करें। सीडीपी का पहला प्रश्न हमारे सामने है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार। योग्यता सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। ये सही आंसर है अन्वेषण और संवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इसमें से उपयुक्त आंसर होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब बच्चों को एक छोटी सी कहानी बताई जाती है और उसका अधूरा कहानी आज सुनाए, कुछ अधूरा कहानी कल और कुछ अधूरा कहानी कुछ दिन के बाद सुनाए और उसको समझने की बोलें और उसे प्रश्न करें तो उनको बहुत परेशानी होगी। तो इसका सही सटीक आंसर होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब। चौथा प्रश्न है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो चार ऑप्शन में सबसे सटीक उत्तर होगी संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। यानी अधिगम की सबसे सर्वोत्तम अवस्था यही है। जिसमें भय है वो तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, उच्च उत्तेजना उच्च भय ये भी आंसर नहीं होगी, निम्न उत्तेजना उच्च भय ये भी आंसर नहीं होगी। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 4 नंबर। हमारा अगला सवाल है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं और सटीक आंसर है इसका बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चाइल्ड जो होते हैं अपना पूरा एक्टिव रोल अदा करते हैं। तो इसका आंसर यही होगी। हमारा छठा प्रश्न है एक कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने पहले ही कह दिया दोस्तों इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले आंसर की देख लेते हैं। आप सब आंसर की मिलाइए और अंत में सभी अपना अपना नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य है विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला सवाल है बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है जो केवल जिस ऑप्शन में केवल होंगे वो ऑप्शन को छांट ही देना है। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नवा प्रश्न है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेस क्लास में क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापकों को अटल
पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। यही उपयुक्त आंसर होगी। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला सवाल है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका जो टीचर है बच्चों को संकेत और इशारा करती है, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। तो अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगर आपको कोई हिंदी वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो अंग्रेजी वर्ड देख सकते हैं, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगी, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक यानी सेकेंड फैक्टर है और परिवार समाजीकरण का प्राइमरी फैक्टर है, प्रथम फैक्टर है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इसका उपयुक्त उत्तर होगी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डेश चरण को दर्शाता है। तो ये नैतिक विकास के प्रथागत यानी कन्वेंशनल चरण को दर्शाता है। 15 का क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा कि विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, शारीरिक, मानसिक और कई तरह के विकास होते हैं। लेव वाइगोत्स्की का समाजीकरण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो यह सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। अगला सवाल है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करता है। 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं हमारे पास और इसका पहला उत्तर होगा स्कीमा। स्कीमा सही उत्तर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उद्दीपक अनुक्रिया संबंध विकास का संयुक्त क्षेत्र मनोवैज्ञानिक उपकरण लगाया है, ये तीनों गलत हैं। सही उत्तर होगा स्कीमा मनोबंध। अगला सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। इसका सही उत्तर होगी विचार सोच में केंद्रीकरण, सही उत्तर होगी। हमारा अगला सवाल है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला सवाल है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो ये आप गौर फरमाइएगा। तो इसका सही उत्तर होगी सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। पहले सेंसर की ओर, फिर कंक्रीट की ओर यानी मूर्त की ओर, और फिर अमूर्त की ओर बच्चे जाते हैं यानी एब्स्ट्रैक्ट की ओर। अगला सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला सवाल है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ये हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं। इसका सही उत्तर होगी समावेशी मतलब हर बच्चे को शामिल किया जाता है। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है। तो इसे सुसाध करने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। अगला सवाल है, अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापकों को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं में अंडरलाइन किया गया है, गौर फरमाइएगा। तो जो नहीं होगा उसको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला सवाल है, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका क्रिएटिविटी का पहचान यह है कि अपसारी चिंतन, है ना। अगला सवाल है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को, लर्नर को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डैश करना चाहिए। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला सवाल है,
एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। इसका सही जवाब यही है। और अगला सवाल है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसे कायम रखने के लिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, शर्मिंदगी, बच्चे को शर्मिंदगी किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा, का संज्ञान पर नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है बच्चे पर। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? इसका सही उत्तर होगी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो सीडीपी का प्रश्नों का सभी आंसर आप लोग मिला लीजिए और अपने सीडीपी में कितने आंसर लाए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या टोटल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बढ़ते हैं गणित के प्रश्नों की ओर। तो गणित का पहला सवाल है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसे विद्यार्थियों को त्रिविम विवेचन की विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका सही और उपयुक्त आंसर होगी चौपर आकृतियों को पहचानना। ठीक है। अगला सवाल है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयोगी यानी उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है किंजनेयर छड़े। अगला सवाल है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा गणित में विचारों के सही संचारण के लिए स्पेशल वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। अगला सवाल है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1। इसका सही आंसर है 1। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण नहीं करता है। बाकी तीनों बिल्कुल गलत हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? इसका सही उत्तर है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इससे पता चल रहा है कि तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा क्रमसूचक में है। ठीक है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर जो है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए उसको। सही आंसर यही होगी। अगला है सवाल, गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2, ऑप्शन 2। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कंटिन्यू नंबर का एडिंग यानी योग 20 है, तो प्रथम 3 कंटिन्यू संख्याओं का योग क्या है? आप ही बताइए। योग 20 है तो 20 में से 5 भाग देंगे, औसत तो जानते ही होंगे, तो 4 आया। तो पहला 4 है तो उसके पहले 3 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू संख्या का योग कितना हुआ? तो 2 + 3 + 4 = कितने हो जाएंगे? 9। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 9। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? सवाल को गौर से पढ़िएगा, आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगी। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। भाजक जो है शेष का 2 गुना है, तो यहाँ देख सकते हैं। और शेष कितना है? 5 है, तो 5 गुना 2 शेष, यानी भाजक का पता चल गया कितना है? 10। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 = भागफल × 5, क्योंकि भाजक = भागफल × 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भागफल कितना निकल गया मेरा? भागफल मेरा निकल गया 2। भागफल निकल गया 2
और संख्या जो होगा हम जानते हैं कि भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, तो हम करेंगे, सारा हमको मालूम चल गया तो संख्या पता चलेगा 25। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित भिन्नियों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भाग कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, 5/6 और 3/4। अगला सवाल है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि किसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए तो जिसकी लंबाई 16 मीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ग का जो तार है 44 है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है 12 और 12 12 12 होता है। उसी तार से आयत बनाएंगे, तो आयत दिया हुआ है कि एक लंबाई है उसका 16 है, तो हम उससे निकाल लेंगे उसकी चौड़ाई, तो 8 होगा। ये 16 16 होगा तो बाकी बच गया 16, तो 16 16 कितना होगा, 8 होगा। ये 8 होगा, ये 8 होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 8 128। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं, फिगर से समझ सकते हैं। 12 12 12 वर्ग का चारों भुजा हैं, तो 12 चौके 48, और उससे आयत बनाए तो एक लंबाई दिया 16, तो दूसरा भी लंबाई कितना होगा 16 16 16 32, 48 में 32 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है। और हम इससे क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 16 गुना 8, 16 8 128। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी ये कितने बार से इसको, कितने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप देख सकते 5, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो इधर से 18, इधर से 18, तो 18 18 36, और एक स्थान पे खड़ा है तो 37। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 8 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। विभिन्न वस्तुओं का दाम दिया गया है, और लास्ट में सवाल पूछ रहा है कि सोहेल ने ये चीज़ इतना खरीदा, पैकेट इतना खरीदा, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केन पेन, तमाम तरह की वस्तुएं खरीदी, तो उसका कुल मूल्य कितना हो गया। तो आप, ये बहुत आसान है, इसका सही आंसर होगा 100 रुपये 50 पैसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। एक संख्या 100 के आधे से अधिक या 6 दाएं से अधिक और 8 दाएं से कम है। इसका सही आंसर होगा 63। आप डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा 63, क्योंकि 6 दाएं और 8 दाएं, तो 6 दाएं से अधिक 8 दाएं से कम, तो 60 और 80 से कम यानी 63, और 6 3 है, 6 3 9, दोनों का योग 9 है, और 3 का दुगुना 6 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगी 8,76,49,49, इकाई दाएं से 11,10 87,649, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 48 का सही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगी 29 घंटे 35 मिनट। आप देख लीजिए आपने किस ऑप्शन पे टिक लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी भरी हुई है और मग से डाली जा रही है। तो पूछ रहा है कि मग की धारिता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी 320 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है 7,800। बहुत आसान प्रश्न है, इस पर डिस्कशन करना फिजूल होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 7,041।
51 का सवाल का सही उत्तर होगी मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। एक टैक्सी का मीटर इतना, इसको गौर से पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा, और यहाँ पे डिटेल्स में भी बनाया गया है, ये देख के आप समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 53। इसका जो सही उत्तर होगी ए एवं सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी एवं डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है इसका। और 54 नंबर के प्रश्न है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो इसकी सही उत्तर होगी संकल्पनाओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित, मोटिवेट करना। अगला सवाल है हमारा, इसका सही उत्तर होगी सवाल 55 की सही उत्तर होगी स्तर 1 यानी विश्लेषण। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम है, तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल 57 का द राइट आंसर इज गोइंग टू बी होगा ऑप्शन नंबर 3 गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। अगला सवाल 58 का सही उत्तर हो जाएगी संवरक गुण। शब्द का गुण दिया गया है सामने में एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं डिटेल्स, वीडियो को रोककर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 53 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगी गणित के बच्चों को जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। अगला सवाल लास्ट सवाल है गणित का 60 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगी, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, ए और बी। दोस्तों आपको इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस के आंसर की मिलेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, और पेपर 2 के भी आंसर की आपको जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।